1929 जून के पहले हफ्ते में ट्रायल की शुरुआत हुई थी। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने काफी सारे गवाह पेश किए, जिन सबके हिसाब से भगत सिंह और बीके दत्त ने असेंबली हॉल में बॉम्ब फेंका था। साथ ही साथ उन लोगों ने यह इल्जाम भी लगाया कि भगत सिंह ने अपनी बंदूक से गोलियां भी चलाईं, जो कि बिल्कुल ही बेबुनियाद था। भगत सिंह और बीके दत्त ने इन आरोपों को साफ साफ इनकार कर दिया। वो दोनों ही इस बात से बहुत आघात थे कि अंग्रेजी हुकूमत उनके खिलाफ झूठा केस बना रही है। असेंबली हॉल में बॉम्ब जरूर फेंका था, पर सिर्फ शोर मचाने के लिए, बहरों को जगाने के लिए। बॉम्ब को सोच समझ के ऐसी जगह पे फेंका था जहां किसी भी जान की हानि ना हो। और उसके बाद उन दोनों ने खुद ही आत्मसमर्पण कर दिया था। यह अब साफ हो चुका था कि उन दोनों को सबक सिखाने के लिए अंग्रेजी हुकूमत किसी भी हद तक जा सकती है। जज लियोनार्ड मिडल्टन ने भी पूरी तरीके से प्रोसिक्यूशन की बनाई हुई कहानी को पूरी तरह स्वीकार कर लिया था और मान लिया था कि इन क्रांतिकारियों की मंशा ठीक नहीं है और ये लोग कोई बहुत बड़ी बगावत की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए मिडल्टन ने उन दोनों को उम्र कैद की सजा सुना दी। हालांकि भगत सिंह और दत्त इस जजमेंट के खिलाफ अपील नहीं करना चाह रहे थे, क्योंकि उनको यह मालूम था कि ब्रिटिश सरकार उनकी एक नहीं सुनेगी। पर फिर भी उन लोगों ने अपील करी, क्योंकि कुछ हो ना हो, पर इस कोर्ट के माध्यम से वो और लोगों तक पहुंच सकेंगे और ज्यादा शोर मचा सकेंगे और ज्यादा भारत के नागरिक इस आजादी को लेके जागृत होंगे। हर जगह इस क्रांति की चर्चा होगी। लेकिन उन लोगों की अपील खारिज कर दी गई और उन दोनों को 14 साल के लिए जेल में भेज दिया गया। जेल में हिंदुस्तानी कैदियों के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया जा रहा था। उन सबकी हालत देखकर भगत सिंह को बहुत दुख हुआ और उन्होंने ठान लिया कि जब तक कैदियों की हालत ठीक नहीं होगी और उनको पॉलिटिकल प्रिजनर का दर्जा नहीं दिया जाएगा, तब तक भगत सिंह चैन से नहीं बैठेंगे। लेकिन इससे पहले भगत सिंह कुछ भी करते, अंग्रेजी सरकार ने उनको सॉन्डर्स हत्या मामले में प्रमुख दोषी ठहरा दिया और मर्डर ट्रायल की शुरुआत कर दी। भगत सिंह को तो उसी समय कुछ अंदेशा सा हो गया था कि कुछ बुरा होने वाला है, जब असेंबली बॉम्ब के ट्रायल आखिरी पड़ाव पे था। जज को एक अजीब सी जल्दबाजी थी इस केस को खत्म करने की। जज ने तो यहां तक कह दिया था कि भगत सिंह के खिलाफ एक और केस शुरू होने वाला है, जिसमें पुलिस ने उनके खिलाफ कई सारे सबूत इकट्ठे कर लिए हैं और वो केस था सॉन्डर्स हत्याकांड। यहां तक कि उनके दो साथ के ही क्रांतिकारी जय गोपाल और हंसराज वोहरा सरकार के साथ जुड़ गए थे और सरकारी गवाह बन गए थे। पुलिस ने कम से कम 600 गवाह तैयार कर लिए थे जो भगत सिंह के खिलाफ गवाही देंगे। इसी के चलते भगत सिंह को मियावली जेल और दत्त को सेंट्रल जेल लाहौर में भेज दिया गया। उन दोनों ने आपस में यह तय कर लिया था कि वो जेल जाते ही भूख हड़ताल शुरू कर देंगे। यह हड़ताल जेल में हिंदुस्तानी कैदियों के साथ जो बुरा बर्ताव चल रहा था उसके खिलाफ थी। जेल में यूरोपियन कैदी भी थे, पर उनको सब रोजमर्रा की चीजें दी जाती थी। यह हड़ताल से भगत सिंह ये भी दिखाना चाह रहे थे कि क्रांतिकारी सिर्फ बंदूक की भाषा ही नहीं जानता, वो भी चाहे तो अहिंसा के रास्ते पे चल सकता है और भूख, प्यास, दर्द सब कुछ बर्दाश्त करते हुए हुकूमत से लड़ सकता है।
देखते ही देखते भगत सिंह और दत्त की भूख हड़ताल का अंजाम और जेल्स में भी दिखने लगा। जब अंग्रेजी सरकार को अंदेशा होने लगा कि यह हड़ताल पूरे देश में आग की तरह फैल रही है, जिसमें आम आदमी भी हुकूमत के खिलाफ अब भड़क रहा है, तभी ट्रायल को और तेजी से चलाया गया, जो लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस के नाम से जाना गया। 10 जुलाई 1929 लाहौर जेल में ट्रायल की शुरुआत हुई। जज राय साहिब पंडित श्री कृष्ण थे, जो कि एक फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट थे। भगत सिंह और उनके साथ 27 और क्रांतिकारियों के खिलाफ मुकदमा शुरू हुआ, जिसमें उनके ऊपर हत्या, कॉन्स्पिरेसी और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जंग करने जैसे संगीन इल्जाम लगाए गए। मुकदमे वाले दिन पुलिस ने मैजिस्ट्रेट कोर्ट को पूरी तरह से घेरा हुआ था और आम जनता को अंदर आने की सख्त मनाही थी। और तो और दोषियों के वकीलों को भी इजाजत नहीं थी अंदर आने की। जेल के बाहर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए थे और उसी भीड़ का हिस्सा भगत सिंह के माता पिता भी थे। भगत सिंह को जब कोर्ट में पेश किया गया, तब उनके हाथों पे हथकड़ियां थी और भूख हड़ताल की वजह से उनका वजन काफी कम हो गया था। एक और क्रांतिकारी जतिन दास की हालत तो काफी खराब हो गई थी, इतनी खराब कि वो अब बिस्तर से भी हिल नहीं पा रहे थे, लेकिन वो अभी भी अपनी हड़ताल पे डटे हुए थे। अंग्रेजी सरकार ने उनको बेल पे रिहा करने का सुझाव भी दिया, लेकिन दास ने साफ मना कर दिया। आखिर दम तक जतिन दास ने एक भी दाना अपने मुंह में नहीं डाला, जिसके चलते वो शहीद हो गए। पूरे देश में मातम का माहौल हो गया। सबको ये लग रहा था कि जैसे कोई अपने घर का सदस्य चला गया हो। लोगों में उदासी तो थी ही, पर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बहुत सारा गुस्सा भी था। कलकत्ता में लाखों लोग हावड़ा स्टेशन पे जतिन दास को अंतिम श्रद्धांजलि देने पहुंच रहे थे। हर तरफ उनके पार्थिव शरीर पे फूल बरसाए जा रहे थे। दीवारों पर बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए थे कि मेरा बेटा हो तो जतिन दास जैसा हो। उनके अंतिम संस्कार पे लोग जोर जोर से रो रहे थे। जतिन दास की मृत्यु से क्रांतिकारियों को और शक्ति मिली। वो लोग और दृढ़ता से अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ खड़े हो गए और आने वाली परिस्थिति को लेकर तैयारी करने लगे। उनका मानना था कि ये कॉन्स्पिरेसी केस सिर्फ बनाया जा रहा है ताकि भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी की सजा दी जा सके। उन लोगों ने ठान लिया था कि वो इस मुकदमे को अब ज्यादा भाव नहीं देंगे और आपस में मिलकर ये फैसला लिया कि वो कुछ ही दिन कोर्ट में जाया करेंगे और बाकी दिन इस केस को बॉयकॉट करेंगे और जिस दिन भी जाएंगे बस नारे ही लगाएंगे, लॉन्ग लिव रेवोल्यूशन, डाउन विथ इंपीरियलिज्म। ऐसे कई नारों से कोर्ट गूंज जाता और कोर्ट की कार्रवाई भी रुक जाती। आसपास के कॉलेज और स्कूल के बच्चे कोर्ट के बाहर इकट्ठे हो जाते और जोर जोर से सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है गाने लगते। जेल के अधिकारियों ने भगत सिंह और दत्त से काफी बार भूख हड़ताल खत्म करने को बोला, पर उन दोनों ने किसी की नहीं सुनी और डटे रहे। आखिर में वो भगत सिंह के पिताजी ही थे जिन्होंने भगत सिंह को हड़ताल खत्म करने के लिए मना लिया। उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी ने भी उनकी हड़ताल को समर्थन दिया है और वो भी अंग्रेजी हुकूमत के सामने जेल की स्थिति को सुधारने के लिए प्रस्ताव रखेंगे। तब तक कांग्रेस पार्टी ने भगत सिंह से ये गुजारिश की कि वो अपनी हड़ताल को रोक दें और अंततः
5 अक्टूबर 1929 को उनकी भूख हड़ताल खत्म हुई, पूरे 116 दिन बाद। इससे पहले सिर्फ एक आयरिश क्रांतिकारी ही था जिसने 97 दिन तक की हड़ताल करी थी, जो एक अपने में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था। पर आज भगत सिंह और दत्त की इस भूख हड़ताल ने यह रिकॉर्ड तोड़ दिया था। हड़ताल खत्म करते ही भगत सिंह ने अपना सारा ध्यान मुकदमे की ओर लगा दिया। हैमिल्टन हार्डिंग, जो एक सीनियर सुपरिटेंडेंट था पुलिस का, उसने सरकार के कहने पर एक फॉर्मल कंप्लेंट फाइल करी, जिसके हिसाब से सभी क्रांतिकारी दोषी थे और ब्रिटिश राज के खिलाफ कोई बड़ी जंग की तैयारी कर रहे थे। इसका जवाब क्रांतिकारियों ने इंकलाब जिंदाबाद के नारों से दिया। देखते ही देखते इस मुकदमे ने उम्मीद के मुताबिक ही अपनी एक लय पकड़ ली। दोषी कोर्ट में खड़े होकर पुलिस द्वारा किए जा रहे बुरे से बुरे बर्ताव के बारे में मजिस्ट्रेट से बोलते, पर मजिस्ट्रेट तुरंत उनकी अपील को खारिज कर देते और बोलते कि इस बात का इस केस से कुछ लेना देना नहीं है और ना ही क्रांतिकारियों के पास इस बात का कोई सबूत है। इसी दौरान एक दिन प्रेमदत्त वर्मा, जो कि उम्र में सबसे छोटे क्रांतिकारी थे, उन्होंने गुस्से में आकर अपनी चप्पल उतार के सामने खड़े जयगोपाल पे दे मारी। एकदम से कोर्ट की कार्रवाई बंद हो गई और मजिस्ट्रेट ने सब दोषियों को हथकड़ी से बंधवा दिया। भगत सिंह ने उसी समय ऐलान कर दिया कि जब तक ये आदेश वापस नहीं लिया जाएगा तब तक वो कोर्ट नहीं जाएंगे। पर उससे हुकूमत पे कोई फर्क नहीं पड़ा। पुलिस अपने जुल्म करती रही और कोर्ट चुपचाप ये सब होता देखता रहा। वक्त के गुजरते इस केस की गूंज भारत की सीमा के बाहर भी होने लगी। बहुत सारे भारतीय जो कनाडा, जापान, यूएसए में रहते थे, पैसे भेज के अपना योगदान करने लगे। आज पूरे देश को इन क्रांतिकारियों पे गर्व था। सब एक साथ इनके लिए प्रार्थना कर रहे थे। अंग्रेजी सरकार इतनी बौखला चुकी थी कि उसने लाहौर हाईकोर्ट के दरवाजे भी खटखटाए कि वो मजिस्ट्रेट को फैसला सुनाने के लिए आदेश दे, लेकिन लाहौर हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने उनके इस आवेदन को खारिज कर दिया। और इन्हीं परिस्थितियों में वाइसरॉय लॉर्ड इरविन ने 1 मई 1930 को लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस को लेकर एक अध्यादेश जारी किया। इस अध्यादेश के तहत स्पेशल मजिस्ट्रेट के समक्ष चल रहे मुकदमे की कार्रवाई को हाई कोर्ट के 3 जजेस को लेकर बनाई गई ट्राइब्यूनल के समक्ष ट्रांसफर कर दिया गया और उन्हें यह सख्त आदेश दिया गया कि एक निर्धारित समय सीमा के अनुसार इस मुकदमे की सुनवाई को पूरा किया जाए। इस मुकदमे के फैसले के खिलाफ सामान्य अपील के प्रावधान को भी खत्म कर दिया गया और सिर्फ प्राइवी काउंसिल से अपील करने का ही विकल्प रखा गया। क्रांतिकारियों में से एक राजगुरु ने इस ट्राइब्यूनल के गठन को चैलेंज किया और कहा कि यह एकदम गैर कानूनी है। इस ट्राइब्यूनल से साफ जाहिर हो चुका था कि अब अंग्रेजी हुकूमत क्रांतिकारियों पे अपना लोहा मनवा के ही मानेगी, चाहे उसको अन्याय का रास्ता ही क्यों ना अपनाना पड़े। उनके अनुसार वाइसरॉय को यह अधिकार नहीं है कि सामान्य कानूनी कार्रवाई को ऐसे कट शॉर्ट कर दिया जाए। इस अध्यादेश को कभी भी सेंट्रल असेंबली या ब्रिटिश पार्लियामेंट से पास नहीं कराया गया और बाद में यह अध्यादेश अपने आप समाप्त हो गया। इससे साफ जाहिर होता है कि इस अध्यादेश का मकसद कम से कम समय में मुकदमे को खत्म करना और भगत सिंह और उनके साथियों को जल्दी से जल्दी फांसी के फंदे तक पहुंचाना था। जस्टिस कोल्डस्ट्रीम ने इस तथ्य को बिल्कुल नकार दिया और कोई भी एक्शन नहीं लिया। कोल्डस्ट्रीम ने अब ठान लिया था कि वो किसी भी तरीके की ऑब्जेक्शन बर्दाश्त नहीं करेंगे और क्रांतिकारी भी अपने मकसद में बिल्कुल पत्थर की तरह डटे हुए थे। वो लोग भी जोर जोर से
लॉन्ग लिव रेवोल्यूशन के नारे लगा रहे थे, जिससे कि पूरी ट्राइब्यूनल की कार्रवाई भंग हो जाए। और आखिरकार 7 अक्टूबर 1930 को वो फैसला आ गया जिसमें शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई। भगत सिंह को इस मुकदमे के नतीजे का पहले से ही अनुमान था और कोर्ट की इस प्रक्रिया पर क्रांतिकारियों को कोई भी भरोसा नहीं था। 5 मई 1930 को ट्राइब्यूनल के समक्ष शुरू हुआ मुकदमा 10 सितंबर 1930 को सिमट गया। ये एक तरफा कार्रवाई थी जिसमें कानूनी प्रक्रिया की धज्जियां उड़ा दी गई थी। जब भगत सिंह ने अदालत से मुकदमे में अपने बचाव की तैयारी के लिए एक तारीख मांगी तो कोर्ट ने प्रोसीडिंग्स ही बंद कर दी। और तो और डिफेंस को प्रोसिक्यूटर के गवाहों से रूबरू होने का मौका भी नहीं दिया गया। इस तरीके से 7 अक्टूबर को ये एक तरफा फैसला सुना दिया गया। ये फैसला 300 पन्नों का था, जिसमें सॉन्डर्स की हत्या में भगत सिंह को अहम आरोपी सिद्ध किया गया। भगत सिंह अब इस फैसले के खिलाफ अपील नहीं करना चाहते थे, परंतु पंजाब में एक डिफेंस कमेटी बनाई गई जिसमें इस सजा के खिलाफ प्राइवी काउंसिल के समक्ष एक याचिका दायर की। भगत सिंह वर्सेस द किंग एम्परर नाम इस मुकदमे में यह साफ था कि स्पेशल ट्राइब्यूनल का अध्यादेश बिल्कुल इलीगल है और इसमें आरोपियों को अपने को निर्दोष साबित करने का प्राविधान भी छीन लिया था। यहां तक कि यूके में बैठे कई प्रख्यात वकील इस बात को मानते थे, जैसे कि डीएन प्रिट, जो भगत सिंह की तरफ से प्राइवी काउंसिल में इस केस को लड़े थे, लेकिन हर एक बात को नकारा गया, जैसे कि किसी को इस फैसले के खिलाफ कुछ सुनना ही नहीं था। एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट, बस जैसे कि कोई ड्रामा सा चल रहा था, जिसमें फैसला तो शायद बहुत पहले निर्धारित हो ही चुका था। और प्राइवी काउंसिल का फैसला भी आ गया, जिसे सुन के किसी को भी आश्चर्य नहीं हुआ। बस इस अहम फैसले के बाद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कभी भी लग सकती थी। सारे देश में माहौल बिगड़ गया था। करीब 2 लाख लोग लाहौर की सड़कों पे उतर आए थे और हुकूमत के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे थे। हर गली कूचे में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जिंदाबाद के नारे गूंजने लगे थे। सबके सब एक ही तराना गाए चले जा रहे थे। भगत सिंह के खून का असर देख लेना, मिटा देंगे जालिम का घर देख लेना। और अंत में फिर वो ही हुआ जो हुकूमत चाहती थी। वो बदनसीब पल जिसने पूरे हिंदुस्तान की रूह को झंझोड़ दिया, जब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव वीरगति को प्राप्त हुए और हिंदुस्तान की हवाओं में महक उठे। भगत सिंह का तो हमेशा यही कहना था कि क्रांतिकारियों को तो मरना ही है, क्योंकि मरने से ही उनका मकसद पूरा होगा, ना ही कोई कोर्ट में अपील करने से।